हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए फिर वही बात कि आप लगे रहेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आपको फील भी आ रहा होगा कि चलो हाँ, कम से कम इतना डेरिवेशन जो 2 चैप्टर का डेरिवेशन है वो बेसिकली हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, ठीक है। तो देखिए आज हमारा जो आपका चैलेंज था 20 डे का, उस 20 डे के चैलेंज में आज 3rd डे है और जहाँ पर हम 3rd चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, हालांकि इसको 2 पार्ट में मैंने स्प्लिट किया है कि एक दिन कुछ पार्ट करेंगे, एक दिन दूसरा पार्ट। पॉसिबल होगा तो एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, हाफ अ पार्ट, कुछ पार्ट आज कुछ पार्ट कल करेंगे। ठीक है, रीजन इसका ये है भाई कि देखो प्रॉपरली वो टाइम मेंटेन भी करना है मुझे। ठीक है, टाइम मिलता है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आपके बीच ये सब लाते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारे पास देखिए इतना प्रॉपर जो टाइम निकल रहा है उसके बेसिस पे हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आप भी सपोर्ट करेंगे। बेसिकली आप बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, देन फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बिना कुछ फालतू बातों के हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, रिवीजन करना है भाई, नंबर लाने हैं। मेन टारगेट क्या है, नंबर लाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो चैप्टर 3 जो है हमारा वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे पीछे जो बात करे थे वो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिकली वहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि जो चार्ज था वो कैसे था, रेस्ट में था। चार्ज कैसे था, रेस्ट में था। बेसिकली यहाँ पर तो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ज जो होगा बेसिकली मूव करेगा, उसके मूवमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी वो पार्ट है जहाँ पर हम उसके कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो मूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी देखो यदि बात करें एटम में, तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको कि किसी भी एटम में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड क्या होते हैं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी है और क्या है, प्रोटॉन भी है। तो नॉर्मल यदि इस कंडीशन में आपको पता है, ये भी बताया गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब बेसिकली इनकी वजह से हमने ये भी देखा कि इनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये देखा हमने। ठीक है, पोटेंशियल देखा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हमने स्टडी करा। ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज़ का यूज़ करके हमें क्या करना है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बेसिकली क्या है, किस तरीके से है, उसको आसान वे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सीधे किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। बट इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक वर्ड समझना जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली यदि मैं बात करूँ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये देखो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ समझने जैसा ऐसा कुछ है नहीं कि आप समझो कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। क्यों, क्योंकि भाई हमें पता है, अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो एटम में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम है, तो बेसिकली जाहिर सी बात है क्या होगा, जब फोर्स कम है तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाने से क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। वो एनर्जी कौन सी मिलती है सर उनको, वो एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी मतलब क्या है कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है, लाइक इसके बेसिस पे उनके पास टेम्परेचर मिल जा रहा है, उस टेम्परेचर से अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने मिलता है कहाँ पर भाई, ये चीज़ देखने मिल जाता है आपको, बोलिए, बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन में। वो इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री फ्रॉम द एटम, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो फ्री फ्रॉम एटम, फ्री फ्रॉम एटम। और इसके करस्पॉन्डिंग एक चीज़ और होता है, जब ये किसी एटम से निकलेगा, किसी एटम से निकलेगा तो भाई बेसिकली जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उस एटम को, उस एटम पे जो चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज बोल सकते हो उसे, फ्री इलेक्ट्रॉन या क्या बोल सकते हो उसे, फ्री चार्ज ही बोल सकते हो। तो फ्री चार्ज बेसिकली यदि उसके कैरेक्टर की बात किया या नेचर की बात करोगे तो आप कैसे बोलोगे कि ये होता है भाई निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम एटम। और इसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज क्या होता है, लाइक ये एक ऐसा चार्ज है भाई, ये फ्री नहीं होता, ये एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, इन एटम, दैट इज इट इज बाउंड इन एटम, बाउंड इन एटम। इसलिए क्या है इसे
हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज बोलते हैं। और बाउंड चार्ज कैसा होगा भाई, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकला तो निगेटिव चार्ज, पिछले वाले चैप्टर में बताया था, जहाँ से निकल जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ जा रहा होगा उस पर निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज लेके चला गया, तो बाउंड चार्ज पे कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो ये याद रखेंगे कि निगेटिव चार्ज किस पे बोलेंगे हम, बताइए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे। और बाउंड चार्ज यदि लाइक पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो किस पे होगा, आपका बाउंड चार्ज पे। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आई हो आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। तो मेन जो हमारा टारगेट है भाई वो क्या है, तो वो टारगेट है अपना इलेक्ट्रिसिटी पे। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल आप आराम से सोचते जाओ, समझते जाओ, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो ईजी वे में क्या होगा, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो बेसिकली देखो किसी भी कंडक्टर की बात करें, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन बताया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेंगे भाई, कंडक्टर में। कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, कंडक्टर में। तो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल होते हैं किसी कंडक्टर में जब मूव कर रहे होते हैं, चार्ज पार्टिकल जब किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर यूनिट टाइम के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यदि हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्या है, अपने पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लीजिए इधर से आप चार्ज देख लो, ठीक है, ये चार्ज इधर मूव करेगा, तो मान लेते हैं ये चार्ज इस साइड निकल जाएगा, लेकिन इसको निकलने में कितना टाइम लगा भाई, टी। कितना टाइम लगा, टी। तो हम ये कह सकते हैं सर टी सेकेंड में, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे बोल सकते हो आप, फ्लो ऑफ चार्ज इन टी सेकेंड। ठीक है, तो टी सेकेंड में देखोगे तो आप कितना बोलोगे, सर क्यों बोला हमने, तो मैंने कहा ना यूनिट टाइम में देखना है। किस टाइम में देखना है, यूनिट टाइम में। जब यूनिट टाइम में देखना है तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, बोलो, तो फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। यदि 1 सेकेंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 सेकेंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Q/T। क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। तो इस Q/T को ही बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसे दिखाते किससे, I से, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/T। तो ये हो जाएगा भाई हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर जस्ट यूनिट की बात करोगे, तो यूनिट की बात करोगे, नॉर्मली इन सब चीज़ों को आपको फोकस रखना है। यूनिट Q/T, तो Q/T का मतलब Q क्या है, कूलाम है, और टाइम जो आपका है वो क्या है, सेकेंड। तो कूलाम पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसके अलावा SI यूनिट देखोगे तो क्या होगा भाई, SI यूनिट देखोगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो आप एम्पियर को भी याद रखेंगे भाई कि करंट का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और इसके अलावा भी एक यूनिट होती है, उसके फार्मूले के बेसिस पे वो कितना होता है, Q/T। वो कितना होता है, Q/T होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए देखिए, ये तो हो गया पार्टिकुलर ये जो टाइम पीरियड है, इसमें मतलब हम ये समझते हैं कि चार्ज जो होता है भाई स्टेडी होता है। ध्यान समझना मेरी बात, ये चार्ज जो होता है वो स्टेडी होता है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, सॉरी, आई की वैल्यू जो होता है वो स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या है भाई, स्टेडी का मतलब होता है यूनिफॉर्म। स्टेडी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म। मतलब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो हमने ये लिखा है, इसमें ये है कि आप या तो ये कह सकते हो कि मैं पूरे टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग निकाल लिया क्या, इलेक्ट्रिक करंट, या तो आप टुकड़े टुकड़े में निकाल रहे हो, मतलब छोटे छोटे टाइम इंटरवल के केस में निकाल रहे हो। फिर भी आपको ये समझना है कि यदि मैं इसके हिसाब से चलता हूँ तो यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चार्ज ही क्या करेगा, इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं कहूँ कि यदि 10 सेकेंड में, जस्ट सोचो, यदि मैं कहूँ 10 सेकेंड से मान लो 500 कूलम चार्ज फ्लो किया है, जस्ट थिंक करना, तो अगले 10 सेकेंड में भाई कितना फ्लो करेगा, अगले 10 सेकेंड में भी 500 कूलम ही क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। फिर नेक्स्ट जो 10 सेकेंड आएगा उसमें भी क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी क्या होगा, 500 कूलम चार्ज ही क्या करेगा, फ्लो करेगा। मतलब यदि टाइम पीरियड आप सेम रखते हो तो चार्ज का जो फ्लो होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब कांस्टेंट हो तो उसे आप क्या बोलोगे, स्टेडी करंट बोलोगे। ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यदि वो क्या हो भाई, कांस्टेंट हो, यदि वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इस कंडीशन पे हम इसे क्या बोलेंगे भाई, स्टेडी करंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्टेडी करंट। समझ में आ गई बात, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गए।
देखिए, लेकिन बस पार्टिकुलर कभी कभी ऐसा भी होता है, पार्टिकुलर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम या करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड ले रहे हो, उस टाइम पीरियड में हमेशा नंबर ऑफ जो चार्जेज हैं वो इक्वली फ्लो नहीं करते हैं। तो उस केस में देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली Q/T कर देने से बेसिकली ये चार्ज की जो करंट की वैल्यू है वो एक फिक्स आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, फिक्स आ जाएगी। लेकिन मैं अभी जो करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, उसमें क्या है कि टाइम के करेस्पॉन्डिंग चार्ज का जो रेट होगा फ्लो होने का वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मैं बोला, वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे भाई, उस केस में हम बोलते हैं कि जो चार्ज होता है वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट है, तो उसे इंस्टेंटेनियस आप करंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा भाई, उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पर होगा, देखिए I इज इक्वल टू हमने कहा कितना, Q/T। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझें, इसको दूसरे तरीके से समझें कि मान लो जब टाइम 0 था या जब टाइम t था, ठीक है ना, ये सेम बात कि जब टाइम t1 था बेसिकली, तो इससे कितना चार्ज फ्लो किया भाई, Q1 चार्ज। ठीक है, जब टाइम t2 हो गया, जब टाइम t2 हो गया तो देखा गया इस तरफ टोटल चार्ज कितना हो गया, Q2 हो गया। मतलब टाइम t1 था, टाइम t2 मतलब t1 टाइम पे Q1 पास किया था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया t2 टाइम हो गया तो टोटल जो चार्ज हो गया कितना हो गया, Q2 हो गया। टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज जैसे मैं समझना Q1 प्लस Q2, मैं कह रहा हूँ टोटल चार्ज ही कितना हो गया, Q2। तो एक्चुअली में चार्ज कितना फ्लो किया t1 और t2 के अंतराल में, तो आप बोलोगे सर Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग करंट लिखोगे I इज इक्वल टू, तो आप ये बोल सकते हो सर चार्ज कितना फ्लो किया है, Q2 में से Q1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितने टाइम इंटरवल में सर, तो T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में, इतने टाइम में चार्ज क्या किया है, फ्लो किया है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसे आप बोल सकते हो चेंज इन क्या है, चार्ज, और ये क्या है, चेंजिंग टाइम, मतलब टेकन टाइम बोल सकते हो। तो इसको यदि थोड़ा डिफरेंस के बेसिस में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो dQ/dt, dQ क्या लिखते हो, dt। अब बात है सर इंस्टेंटेनियस करंट की, किसकी बात आ रही है, इंस्टेंटेनियस करंट की। जब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करोगे तो हम क्या करेंगे भाई, लिमिट ले लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट ले लेंगे। और लिमिट का मतलब ये है कि टाइम को आप लगभग 0 कर दोगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट, क्षणिक भर, तुरंत में क्या कितना करंट फ्लो किया है उसकी बात करनी है। ठीक है, तो टाइम में लगभग हम कहेंगे टाइम को किसके इक्वल है, 0 के। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं ΔQ/ΔT निकालता हूँ, ΔQ/ΔT निकालता हूँ तो यहाँ पर हमें अलग से मिल जाता है क्या, ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है किसमें, DQ में। ठीक है, DQ क्या हो जाएगा, DT। तो इसे हम बोलते हैं भाई इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। ठीक है, हालांकि अल्टरनेटिंग करंट में हम कुछ दूसरे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर वो भी है, वो एक फॉर्मेट अलग है, मतलब एग्जांपल कर सकते हो आप किसका है, इंस्टेंटेनियस करंट का। ये जो फॉर्मेट है वो बेसिक फॉर्मेट है इसका कि हाँ dQ/dt किसको इंडिकेट करेगा, तो इंस्टेंट किसी करंट की बात करेगा। ठीक है, इसमें जो होता है फाइनली यदि देखोगे, इसमें जब फाइनली देखोगे यदि I की वैल्यू आपको मिले इन द टर्म ऑफ t, इन द टर्म ऑफ t, यदि इन द टर्म ऑफ t मिल रहा है तो आप बोलोगे सर इस केस में ये टाइम डिपेंडेंट हुआ, टाइम क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। मतलब ये आप कह सकते हो इस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये भाई कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन यदि मैं दूसरे कंडीशन में ये बोल दूं कि चलो भाई ये मैं बोलता हूं कि जो I की वैल्यू हम ले रहे हैं, I जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन t है। जब वो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या रहेगा भाई, ये आप बोलोगे सर कांस्टेंट हो जाएगा। अरे हाँ या ना, समझ में आई बात क्या। ठीक है, तो कब किस तरीके से आप समझोगे कि कब आपका ये देखा जाए कि चार्ज की वैल्यू क्या है, फ्लो कर रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रही है या कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो कॉन्स्टेंटली जाएगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहेंगे कांस्टेंट है। इस केस में इस करंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी करंट। पीछे भी मैंने बोला इस करंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी करंट बोलेंगे। ठीक है, इसे एक अलग नाम से भी जानते हैं सैचुरेशन करंट, मतलब वो ऐसी कांस्टेंट करंट। ठीक है, और यहाँ पर यदि ऐसा है तो इसे आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट। जिस टाइम पे आपको चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम के करस्पॉन्डिंग आप ये कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट थोड़ा सा ले लेते हैं कि यदि आपको समझना है, इसको लिखना होगा भाई तो लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे अपना लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जैसे I इज इक्वल टू आप ले लो, क्या I इज इक्वल टू ये ले लो, मतलब I इज इक्वल टू आपके पास क्या हो, जैसे TQ मैं कहूँ, सॉरी I निकालना है तो Q की वैल्यू हम ले लेते हैं इस तरीके से। मान लो यहाँ पर मैं कहूँ 2T क्यूब और प्लस कितना है 5T
और +6 ऐसे मैं बोल दिया, ठीक है। तो करंट यदि निकालोगे तो करंट हम पढ़े क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू dq/dt। I इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। इसका मतलब है कि Q जो दिया होगा वो इन द टर्म ऑफ T दिया होगा, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे सर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है सर। लास्ट में कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ये इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, 3 × 2 = 6t², ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 5। तो नॉर्मली आप देखो ये I की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, इन द टर्म ऑफ t आ रहा है, इन द टर्म ऑफ क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट बोलेंगे। मतलब ये इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्म में आएगा। आप किसी इंस्टेंट टाइप में निकाल सकते हो, लाइक t के फॉर्मेट दिख रहा है तो t = 0 सेकेंड, t = 1 सेकेंड, t = 3 सेकेंड, 3 = 10 सेकेंड। अलग अलग टाइम पे आप क्या कर सकते हो, करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अलग अलग टाइम पे क्या निकाल सकते हो भाई, करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ आई बात क्या, बोलिए, आसान है, ठीक। तो बेसिकली ये समझ लिया। लेकिन सोचो एक ऐसा एग्जांपल और रहता कि I इक्वल टू मैं आपसे ये कहूँ, सॉरी Q इक्वल टू मैं ये कहूँ, ठीक है, Q इक्वल टू मैं कहूँ 6t + 8 है, 6t + क्या है 8। अब इस केस में यदि मैं आपसे करंट तो Q आपको तो टाइम डिपेंडेंट दिखेगा, लेकिन देखो dq/dt यदि दिख जाए आपको यहाँ पर, यदि आप निकालते हो, ठीक है, तो क्या होगा सर, 6t + 8। तो इस केस में आप देखो क्या होगा, बाहर इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 6 एम्पियर। अब यहाँ पर देखो इसमें कहीं भी t नहीं आया, मतलब टाइम कुछ भी लेंगे, यहाँ पर टाइम कुछ भी लेंगे, जो करंट की वैल्यू होगी वो 6 एम्पियर होगी। तो इसका मतलब ये आपका अब जो करंट होगा वो स्टेडी करंट हो जाएगा। कैसा करंट हो जाएगा सर, स्टेडी करंट, ठीक है। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई क्या बात, चलो भाई समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अच्छी बात नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा सोचना मत भी कि मैं बोलूँगा अच्छी बात है, ठीक है। तो नॉर्मली चीज़ों को समझो भाई, बारीकी से समझने का प्रयास करो, क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हो। यहाँ टी आ रहा है इसलिए टाइम डिपेंडेंट हुआ, इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं। यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्टेडी करंट बोलेंगे। तो हम सर पहचानेंगे कैसे, मैं डायरेक्ट यदि देखना चाहूँ कि डायरेक्ट मैं बताना चाहूँ तो किस केस में कैसे समझेंगे। तो देखो यदि आपका Q जो है वो लीनियर हो, Q कैसा हो, लीनियर इन T हो, मतलब Q जो दिया होगा उसमें टाइम का पावर 1 हो, टाइम का पावर क्या हो 1 हो, तो समझ लो वो उससे जो आपका करंट मिलेगा वो स्टेडी करंट मिलेगा। इसके अलावा टाइम यदि लीनियर नहीं है, वो चाहे किसी भी शेप में हो, कोई भी क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक मतलब हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जस्ट किसी भी उसका पावर कुछ भी हो, तो उस केस में वो क्या आएगा, टाइम डिपेंडेंट आएगा। इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो आगे देखिए यदि समझना है थोड़ा सा, तो आगे हमें क्या देखना है, तो आगे अपने पास पोर्शन है भाई कि काज ऑफ करंट। एक्चुअली देखो कॉन्सेप्ट पूरा समझना है, कॉन्सेप्ट जब पूरा समझना है तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली में करंट फ्लो क्यों करता है। तो कॉज ऑफ करंट, तो भाई करंट देखो फ्लो करता है किसकी वजह से, तो पहले तो देखो क्या मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि फ्री फ्रॉम क्या होता है, एटम होता है। कौन सा चीज़, इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम क्या होता है, एटम होता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या होता है, इर्द गिर्द मतलब उसी में एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। बट पार्टिकुलर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि मैं कहूँ नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो किए तो वहाँ पर 0 आता है, मतलब एवरेज यदि फ्लो ऑफ चार्ज देखोगे तो उसमें 0 होता है, मतलब उस केस में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब फ्लो कैसे करेगा। तो नॉर्मली ये सोचो कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इधर पे मैं किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दे रहा हूँ, क्या डेवलप कर दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। इधर पे क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो निगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो भाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो बोलोगे हाँ भाई, कंसंट्रेट होकर पढ़ो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव लाइक चार्ज हो गए, और लाइक चार्ज मैंने क्या बोला था, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसकी वजह से एक फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स एक इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो नॉर्मली ये है कि इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है।
ठीक है, मतलब रैंडमली तो मूव करते ही करते हैं, वो तो अपने फॉर्मेट में चलेगा ही चलेगा। वो किसकी वजह से होता है? थर्मल की वजह से होता है। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी यदि कोई पूछेगा तो आप बोलो 0, उससे और ज़्यादा मुझे कुछ जानना नहीं है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी मतलब रूम टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट इन द कंडक्टर, उनका जो रेट ऑफ फ्लो होता है, मतलब कह सकते हो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो 0 रहता है। इसकी वजह से उनकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। हाँ या ना? ठीक है, समझ गए भाई, तुम समझदार हो तुम लोग। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ये इस साइड फ्लो करने लगेगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। मतलब जो अभी रैंडमली मैं देख रहा था उधर भाग रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन सोचो उधर भी जा रहे होंगे, तो अब नहीं जाएंगे। क्यों? यदि कुछ सोचो कि इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह भी रहे होंगे तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ये उसे क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। जब रिपेल कर देगा तो क्या होगा? वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बेसिकली जा भी रहा होगा तो वो शिफ्ट होगा किधर? इस साइड। तो इलेक्ट्रॉन का आप थोड़ा सा डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है किधर? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पढ़ूँ तो बताया गया था पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट, ठीक है। समझ आई बात क्या? मतलब एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझोगे और मोशन समझोगे कि इस तरफ किस तरफ मूव कर रहा है बेसिकली, तो उस केस में आपको यही मिलेगा कि हाँ भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। तो कॉज ऑफ रीजन बस ये है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ प्लस चार्ज सर, तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें पोटेंशियल मिलेगा। और ये पोटेंशियल सर कैसा होगा? पॉजिटिव। ये पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ निगेटिव चार्ज है तो मैंने बताया था निगेटिव चार्ज के केस में भी पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन निगेटिव चार्ज के पास हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा भाई? बोलो, निगेटिव पोटेंशियल होगा। कैसा पोटेंशियल होगा? निगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर यदि पोटेंशियल आप मान सकते हो V1 है और यहाँ पर क्या है? V2 है, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मिला कि नहीं मिला? V1 माइनस V2, इसको भी कर सकते हो, नो इशू भाई, बोल सकते हो कि नहीं? अभी कल मैंने बताया भाई, पिछले लेक्चर में बोल सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कल ही देख रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा इस केस में? यल है, तो मैंने भी, ई और यल में एक रिलेशन भी आपको बताया था कि यदि बात करें कि भी ई एल में क्या रिलेशन है, तो ई इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो? ई इज इक्वल टू बोल सकते हो भाई भी बाई एल। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड के बेसिस पे चलोगे तो इतना आप लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना? कराया गया था कि नहीं कराया गया था? ईमानदारी से बोलना भाई, लेक्चर जो देखा होगा उसको पता होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो, ठीक है, नहीं देखोगे मज़ा नहीं आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है? एक करंट क्रिएट हो जाती है, मतलब वो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पार्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते दिखाई देते हैं, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ गए हर एक कंसेप्ट को? चलो भाई, तो इसकी वजह से देखो एक नए टर्म की और भी एंट्री होती है। वो नया टर्म क्या है भाई? वो नया टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो नया टर्म क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझें कि ये कैसी वेलोसिटी है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यदि समझना चाहोगे तो मैंने कहा ना, वो एक्स्ट्रा मूव कर जा रहा है। क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा मूव कर रहा है। जब एक्स्ट्रा मूव कर रहा है तो आप सोच के देखो क्या होगा। मैंने कहा कि वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? कि उस पर क्या लग रहा है भाई? फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वजह से ही क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। तो किसी पार्टिकल पर यदि फोर्स लगता है तो आपको पता है उस पर क्या मिलता है? उससे मिलता है भाई एक्सेलरेशन। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। मतलब वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो जो वेलोसिटी गेन कर रहा है, लाइक उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दो चीज़ें मैंने बताया, एक तो वेलोसिटी मिल रही है और वेलोसिटी है तो बेसिकली ऐसा है किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? फोर्स की वजह से। तो ये कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला, रहेगा रहेगा, लेकिन पार्टिकुलर आप समझोगे तो फोर्स क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा? नॉर्मली स्टार्टिंग में देखो कैसे था, रेंडमली मूव कर रहा था, ऐसा मूव कर रहा था कि एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? 0, लेकिन उस फोर्स के लगने की वजह से एक्स्ट्रा मूव कर गया, मतलब डिस्प्लेस्ड हो गया। मतलब एवरेज डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम यदि 0 समझ रहे थे तो सेकंड टाइम क्या होगा? कुछ मिला तो इसका मतलब उस क्या किया? उस फोर्स की वजह से मिला। फोर्स की वजह से मिला मतलब पार्टिकल क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ। तो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स्ट्रा, वो उसकी करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स लगने की वजह से क्या डेवलप हो रहा है? एक एक्सेलरेशन भी डेवलप हो रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ भाई? तो आप बोलोगे क्या? एक्स्ट्रा velocity gained by electron in electric field
इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड in the opposite direction of electric field is known as क्या बोलोगे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल दोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई क्या, बोलो हाँ या ना। मतलब आप ये समझ सकते हो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी को गेन कर रहा है बेसिकली वो वेलोसिटी उसको क्या बोली जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी वेलोसिटी की वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। बोलो सर समझ गया क्या इतनी चीज़, चलो समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो एक रिलेशन है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, बट वहाँ पर लेट में आते हैं। एक्चुअली में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं यदि, देखते हैं हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ रहा है भाई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, जो कंसेप्ट हमने बोला भाई बस वहीं अप्लाई कर देना। मतलब हमने ये बोला, नॉर्मली सोचो, हमने ये बोला कि यदि आप ये देखते हो कि एवरेज जो वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू थर्मली, ठीक है, मतलब हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो उस केस में आपने कहा कि वो जीरो है। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में मैं बोलूँ कि वेलोसिटी यू जो थी वो यू बार थी एच, तो ये कितनी होगी सर, बोलो ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, आप ये बोल सकते हो ये भाई क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना, तो बोलना हाँ। ठीक है, ऐसा चीज़ है। तो भाई ये तो जीरो हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ पर क्या डेवलप होगा, एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, सोच के देखो थोड़ा सा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो ए इज इक्वल टू निकालते हो तो नॉर्मली मान लो कि मैं कहूँ कि उस पर जो चार्ज की वैल्यू है, जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना, एम है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, एम। फोर्स कितना लगा रहा है सर, फोर्स लगा रहा है वो कितना, एफ। तो हम बोल सकते हैं क्या, एफ बाई एम। बोलो, बोल सकते हैं क्या, एफ बाई एम बोल सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे सर हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन चार्ज जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोल रहे हो सर, बोलो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब नॉर्मली सोचो कि मैंने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन ये है, चलो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी फाइनली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। लेकिन ये मूव किधर करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये मूव किधर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, बट भाई ये इधर मूव कर रहा था, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट डायरेक्शन में। किधर हुए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आपको पता है क्या, किसका सहारा लेते हैं भाई, नेगेटिव का। तो नॉर्मली मैं ये बोलूँ कि आपको इतना तो पता है सर, इतना पता है कि हाँ एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू ई। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। बट यहाँ पर क्यू और ई एक डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव साइड लगाएंगे, लेकिन यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो क्या करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे। तो अभी के केस में मैं इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ई हो जाएगी। ठीक है, तो एफ कितना हो जाएगा, इधर बोल सकते हो सिंस कि क्यू की वैल्यू कितनी है, ई है। सो आप ये बोल सकते हो कि सर एफ कितना हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई। अब भाई यदि वेक्टर फॉर्म में यदि समझ के मैं लिखना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म को समझ के मैं लिखना चाहूँ तो उस केस में क्या होगा, सोच के देखो। मैंने कहा ना ई के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है सर, अपोजिट है। जब अपोजिट है तो दोनों के बीच क्या क्या लगा देंगे, साइन नेगेटिव लगा देंगे। अरे हाँ या ना, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ किधर, ए में। सो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, या देयरफॉर कर लेते हैं, देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर। तो एक्सेलरेशन यदि निकालते हो, देयरफॉर एक्सेलरेशन, तो आप बोलो सर ए इज इक्वल टू, बोलो एफ के प्लेस पे रख देंगे तो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई कितना हो जाएगा, एम। ठीक है सर, ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू सर, एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब मैं बात करूं, देखो ये वाला पूरा रीजन भाई आप अच्छे से समझ लो, इसमें कुछ था नहीं वैसे,
ठीक है, मतलब ये आप इसको कर लो कि ये कंडक्टर के अंदर, सब चीज़ें किसके अंदर दिखाई गई हैं, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको क्लियर आएगा थोड़ा सा कि इधर पॉजिटिव में दिखा दे रहा हूँ समझने के लिए, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर नेगेटिव चार्ज, तो ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर हो जाएगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इधर। इतनी चीज़ तो समझ गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि फाइनल वेलोसिटी उसकी v इज इक्वल टू कितनी है, vd है, v इज इक्वल टू कितनी है, vd है। सोच के देखो भाई, ठीक है, तो एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लगा दें। ठीक है ना, यूजिंग, आप बोल सकते हो सर न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप बोल दोगे सर v इज इक्वल टू कितना होता है, u प्लस ए टी, यू प्लस क्या होता है, ए टी। लेकिन यहाँ पर ए टी देखो ना, टी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, या समझ लेते हैं क्यों आ रहा है तो भाई छोड़ते क्यों हैं। तो इसमें एक वर्ड मैं बताना भूल रहा हूँ, ऐसा कर सकते हो या मुझे बता देना चाहिए। तो नॉर्मली मैं यदि बात करूँ तो उस केस में हमें क्या समझना है, यहाँ पर एक मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप ये समझो, एक टर्म है टाइम के लिए, एक टर्म किसके लिए है, टाइम के लिए। ये टाइम के लिए है और इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं सर, रिलैक्सेशन टाइम। तो बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो बेसिकली जब पार्टिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उस केस में होता ऐसा है, इस केस में ऐसा होता है कि टू कंसेक्यूटिव जो कोलिजन होता है, टाइम टेकन, आप ऐसे बोलो टाइम टेकन, ठीक है, टू कवर टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो लगातार का जो कोलिजन होगा, ठीक है, वो जो टाइम होगा भाई उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और इस टाइम को भाई हम बोलते हैं टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो थोड़ा याद रखना, ठीक है, किससे दिखाते हैं सर, टाउ से, ऐसे। ठीक है, तो बस वही काम हम थोड़ा सा इधर चिपका देंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे vd, क्या लिख देंगे, vd इज इक्वल टू u, तो क्या था, u इज इक्वल टू u बार लाइक कितना था, 0। ठीक है, a की वैल्यू कितना आया था, तो आप बोलोगे सर माइनस कितना है, स्मॉल e कैपिटल E डिवाइड बाई कितना है सर m, और इनटू कितना है सर t को टाउ लिख देंगे। तो बेसिकली आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो vd की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई सर, तो आप मैग्नीट्यूड की नहीं वेक्टर क्वांटिटी के साथ दे रहे हो, तो कितना आ जाएगा, ई टाउ बाई क्या हो जाएगा, m इंटू कितना हो गया सर, ई वेक्टर। ठीक है, अब ई वेक्टर और वी वेक्टर में भी वही कहानी है, ई वेक्टर इस डायरेक्शन में, वी इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली वही नहीं देखने मिला सर कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैसा आया, माइनस आया। कहीं पर मुझे केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पर मुझे केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो ई टाउ ई बाई क्या कर लेंगे, हम कर देंगे, नो इशू सर। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इतनी चीज़ नोट करिए भाई आप। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ब्लर टाइप का चल रहा था क्या, मुझे लग रहा है, फिर भी अभी ठीक हो गया होगा। चलिए कोई नहीं, यदि गड़बड़ रहा तो फिर सोचेंगे, अभी तो भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में ये देख लिया, अब बात करेंगे सर किसकी, अब बात करेंगे हम लोग, बोलो, तो बात हमें करनी किसकी भाई, तो हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, अरे तो इतना सोचने जैसा तो भाई कुछ देखो है नहीं कि हमें ये समझ में आया कि नहीं क्या है कैसे है। बहुत आसान वे में देखो आपको समझाएंगे, ठीक है, बहुत आसान वे में समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी तक यदि नहीं भी समझ में आया होगा ना तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर नॉर्मली मैं ये कहूँ कि मान लो एक कंडक्टर है, मान लो क्या है, कंडक्टर, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई वो कितना है, ए, और इसका जो लेंथ है भाई वो कितना है, तो आप बोल दो सर ये लेंथ कितना है, एल। अब
पार्टिकुलर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को समझ लो कि ये अपने पास क्या है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो कितना आएगा भाई, ए ही आएगा, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर वही बात आएगी। तो इसमें जस्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह के चाहे यहाँ से फिल करो, चाहे यहाँ से फिल करो, चाहे यहाँ से फिल करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाऊँ। तो अभी मैं करूँ कि मान लेते हैं कि लेट, ठीक है ना, स्मॉल एन विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in unit volume of the conductor, present in unit volume of कंडक्टर, ठीक है। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जो आपके पास कंडक्टर है उस कंडक्टर के यूनिट वैल्यूम में यदि मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप क्या बोलोगे, n बोलोगे, ठीक है। तो सर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे, देखो नॉर्मल भाई कुछ है ही नहीं, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू हम कहें, बोलो जैसे एक बिस्किट के पैकेट का यदि आपको प्राइस पता है तो 20 पैकेट का बताना तो नहीं बता दोगे भाई, क्या करोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो जस्ट वैसे ही यदि आपको यूनिट वैल्यू में पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है तो टोटल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, तो आप ये बोलोगे सर यूनिट वैल्यू में एन है तो स्मॉल एन क्या हो गया, यूनिट वैल्यू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वैल्यूम जो हो जाएगा वो A इंटू एल, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था, लेंथ इसका एल है, तो यदि आप वैल्यूम निकालते भी हो तो वैल्यूम कितना आएगा, अरे A इंटू एल आएगा कि नहीं आएगा सर, आएगा बोलोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो NaL। अब क्या बोलोगे सर, सो टोटल चार्ज, टोटल क्या हो जाएगा सर, चार्ज हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा सर, तो आप बोल दो सर Q इज इक्वल टू, हमने पढ़ा एन इंटू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ स्मॉल एन लिखते थे भाई, उसी को हम टोटल इलेक्ट्रॉन समझते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसको समझेंगे, कैपिटल एन को, टोटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, कैपिटल एन। तो Q इज इक्वल टू, यदि मैं कहूँ एन की वैल्यू देखो तो एन की वैल्यू कितनी है, NaLe, ये हो जाएगा भाई क्या, Q की वैल्यू। चलो इससे कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें बेसिकली आपको दिखाना तो दिखा दो कि ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली चार्ज तो अपने पास भाई इलेक्ट्रॉन ही है, ये किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हो, नो इशू, ठीक है, क्योंकि अभी तो पोटेंशियल मैंने दिखाया नहीं है, तो पोटेंशियल दिखाया नहीं है तो किसी भी तरीके ले सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि किस तरफ मूव करेगा वो, ठीक है। अरे समझ गए क्या बात, चलो सर अब निकालते हैं करंट, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट निकालोगे तो कितना होगा, बोलो, इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे तो भाई इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे इधर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो जस्ट देखो I इज इक्वल टू मैं लिखूँ तो मैंने पढ़ा था dQ/dt, अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भैया, तो आप बोलोगे सर हाँ पढ़ा था हमने, ठीक है। I इज इक्वल टू कितना है, dQ/dt, तो यहाँ से यदि Q की वैल्यू आप रख देते हो, जस्ट सेकेंड भी मान लेते हो, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बोल दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड देखो तो आप बोलोगे सर वी गेट, अरे क्या पाते हो सर, आप ये देख नहीं पाओगे कि जो I की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी सर, ये Q की वैल्यू उधर चिपका दो सर, Q की वैल्यू क्या कर दो, चिपका दो, तो ये हो जाएगा dt, और इधर हो जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर NaLe, तो इसमें क्या कांस्टेंट है सर, क्या कांस्टेंट होगा, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, क्रॉस सेक्शन एरिया एज ए कांस्टेंट है, E अपना कांस्टेंट होगा, तो बच क्या जाएगा सर, लेंथ, बच जाएगा क्या, लेंथ। उस लेंथ को यक्स समझते तो आपको फील आता, उसको यक्स समझते तो समझ में आता कि सर dx/dt को भी बोलते हैं, यल लेने से समझ नहीं आएगा क्या, तुरंत बोल दो सर हाँ समझ में आ गया, तुरंत बोल दो हाँ समझ में आ गया। क्या समझ में आया सर, कि आप बोल सकते हो सर हियर जो dl/dt एक्चुअली में क्या फ्लो कर रहा है भाई, फ्लो तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का ही तो वेलोसिटी मिलेगा ना, और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ये जो dl/dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया तो इसमें करंट कितना आ जाएगा भाई, बोलो,
करंट कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर I इज इक्वल टू, जो आएगा ना आप सोच भी नहीं सकते कि हमने कर लिया, NaE, ठीक है, dL/dt कितना हो जाएगा VD। अब किस बुक में देखोगे थोड़ा सा सिक्वेंसली ऐसे लिखा होता है NeAV, अरे तोप थोड़ी ना भाई, तोप थोड़ी ना है, ठीक है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया कि हाँ किस तरीके से इन दोनों के बीच हम रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गया क्या भैया? कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए और होने नहीं देंगे सर। यदि आप लगे हो यहाँ पर तो वो चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और है, यदि समझना चाहोगे तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखते हो तो आप घबराइए मत, घबराने जैसा देखो कुछ है ही नहीं। इधर आ गए हो तो आपको घबराना है ही नहीं। नॉर्मली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें भी यदि ऑब्जर्व करोगे तो करंट आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि करंट का डायरेक्शन हम मानते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है। मतलब इधर निगेटिव चार्ज दिखाओगे तभी ये रिपल करके उधर जाएगा, इधर पॉजिटिव, और पॉजिटिव मैंने बोलता हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी इधर है, लेकिन करंट हम किधर मानते हैं भाई, पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट किधर मानते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो बस दिखाना होगा तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि I इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो I इज इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस का NeAVD, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नहीं भी बोलोगे तो कोई आपको गड़बड़ी वाली बात नहीं है ऐसा, बट हाँ समझने के लिए है कि I और VD के डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट होता है, ठीक है। अब डायरेक्शन का जिक्र कर दिया मैंने तो ये भी बोलना पड़ेगा भाई। डायरेक्शन बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट को आप डायरेक्शन वाला मान लोगे भाई, उसके पास डायरेक्शन तो है, बट डायरेक्शन होने की वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उसको इधर एक्सप्लेन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ आएगा आगे बता देंगे, बट क्या है समझ लो भाई थोड़ा सा। तो वेक्टर एडिशन लॉ को जो नहीं फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं सर, स्केलर क्वांटिटी ही तो होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यही था प्रोसेस, ठीक है सर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा सर, ठीक है। यहाँ पर हमने निकाल लिया करंट। अब यहाँ पे एक नया टर्म भी आता है देखने को। नया टर्म क्या है भाई, करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है सर, देखो जो हम देख रहे थे करंट जो पास कर रहा था, ठीक है, करंट क्या कर रहा था, पास कर रहा था किसी कंडक्टर से। तो आपने ये देखा कि मान लीजिए कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। तो इसके क्रॉस यहाँ पर यदि इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हो तो ये हो जाएगा, और इसी में क्या हो रहा है, करंट भी फ्लो करके आ रहा है, इसी में मान लीजिए करंट भी फ्लो करके आ रहा है। तो बेसिकली ये देखना है कि वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, पर यूनिट एरिया से। जैसे आप सोचो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे फ्लो करना, जब इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। एरिया कम है तो करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आपने आई देखा ना, आई इक्वल टू NeAVD था, तो ए पे डिपेंड कर रहा है, VD पे डिपेंड कर रहा है। एन और ई तो कांस्टेंट है, एन वो बढ़ाओगे तब भी बढ़ जाएगा, ये बेसिकली कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यदि मान लो करंट थ्रू है, ये बोल दो आप कि करंट थ्रू क्या करेंगे, यूनिट एरिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। क्या बोल देंगे, करंट डेंसिटी। अब मान लो कि हम ये बोलें कि ए एरिया में, ए मीटर स्क्वायर से जो करंट फ्लो कर रहा था भाई, वो कितना फ्लो कर रहा था, I। कितना फ्लो कर रहा था, I। तो इस केस में मैं बोलूँ कि चलो 1 मीटर स्क्वायर लाइक मैं लेता हूँ, तो उस केस में करंट कितना हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर I/A। क्या बोल दोगे, I/A। तो इस I/A को हम क्या नाम दे देंगे सर, इस I/A को नाम दे देंगे करंट डेंसिटी। मतलब इस केस में आप बोलोगे करंट डेंसिटी लाइक कितना हो जाएगा, तो इसे भाई J से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, J से। ये हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी, J से डिनोट कर रहे हैं, तो डिनोट कर लेते हैं, क्या ही जा रहा अपना, ठीक है। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर I/A। J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I/A। समझ गए क्या, ये होगी करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर नॉर्मली सोच के देखो भाई, I क्या है, I है आपका करंट, इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर, और ये है एरिया, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जस्ट आप बोलोगे करंट डेंसिटी का जो क्या होगा, यूनिट होगा, वो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बोल सकते हैं कि नहीं सर, तो बोलोगे सर हाँ बोल सकते हैं, नो इशू सर, नो इशू सर, बोल सकते हैं। अच्छा
एरिया की वैल्यू इसी में देखो चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है सर? ये आपको एरिया यहाँ पर ऐसे दिखने लगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ देखो ऐसे है बट इधर का एरिया कुछ ऐसे दिख रहा है, तो लाइक इसका एरिया वेक्टर ना इधर आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। करंट तो आपका भाई सीधे ही जाएगा, मतलब करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। करंट डेंसिटी किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इधर आप आई है या जे भी दिखा सकते हो, नो इशू, ठीक है ना। तो अब इस केस में देखो इन दोनों के बीच क्या बन गया भाई? एंगल बन गया। क्या बन गया? एंगल। तो मुझे एरिया और जे का डायरेक्शन सेम रखना है, तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूँगा, इनका कंपोनेंट जो लूँगा वो एक डायरेक्शन में लूँगा। तो इधर भाई आपका जे है, इधर क्या है? जे है। तो उसके क्रॉस यदि आप सोचो कि यहाँ पर यदि ए वेक्टर है और ये एंगल बना रहा थीटा, तो एरिया का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है मुझे, ए कॉस थीटा, तो उसके डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा भाई? तो आप बोलोगे सर क्या मिल जाएगा? आई बाई क्या होगा? ए कॉस थीटा। आई बाई क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो आई इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो जे ए कॉस थीटा। अब ये जे कॉस थीटा ए बी साइन थीटा जैसा दिख रहा है क्या सर? तो बोलोगे हाँ सर। तो आई इज इक्वल टू लिख सकते हो जे डॉट ए, लिख सकते हो जे डॉट ए भी लिख सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब था कि करंट तो आपका क्या है? करंट तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है तो आप बोलोगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो हाँ या ना? ये कैसी क्वांटिटी है सर? तो आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ गए आप सब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, इतना हम लोगों ने देख लिया आसानी से कि हाँ किस तरीके से करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो भाई तैयार रखेंगे क्या है कैसे है, कुछ चीज़ छोड़ना नहीं, जितना पढ़ा रहा है उतना तैयार करके चलना है। मैं डेली लेक्चर में ये बोल रहा हूँ कि भाई यदि आप नहीं तैयार करोगे देन प्रॉब्लम, नहीं तैयार करोगे तो प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए तैयार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया भाई, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो देखो हमने अभी क्या लिखा, हमने लिखा ना, तो आप ये बोलोगे सर रिलेशन बिटवीन लिख दो ना, क्या डिफरेंस है? रिलेशन बिटवीन आई एन जे। ठीक है, तो आई एन जे तो लिख दिया, अब लिखते हैं क्या? जे एंड वी डी, जे एंड वी डी। अरे बोलो, तो अभी बोला आप, अब इसको करना क्या है? बहुत आसान है, आप हर बार बोल सकते हो सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट। जब सिंस वी नो दैट कर दोगे भाई तो क्या ही रह गया? बोलो, आप ये बोल सकते हो सर आई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन ई ए वी डी, ये जानते हैं। एंड आल्सो क्या जान रहा है सर? करंट डेंसिटी। आई इज इक्वल टू क्या है भाई? बोलो, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट बोल दोगे, ये बोल दोगे इक्वेशन सेकेंड। फिर आप क्या बोलो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बोलोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। भाई ऐसा बोल देने से क्या होगा आप सोच के देखो। तो इस केस में आप बोलोगे कि जो जे की वैल्यू आ रही है, आई की वैल्यू रखोगे एन ई ए वी टी, क्या रखोगे? एन ई ए वी डी। तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ए। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, एन ई वी डी। जे की वैल्यू कितनी हो गई? एन ई वी डी। बोलो, आसान था क्या सर? तो बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? चलो ये भी कर लेंगे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम, थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसमें क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे इस केस में थोड़ा सा देखते हैं। चलो आगे, मतलब जस्ट हम बात करना चाह रहे हैं कि ये फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में क्या कर रहा है? इजली फ्लो ही कर रहा है, तो कोई इशू तो है नहीं। ठीक है, बट कभी कभी क्या, नॉर्मली जब हम देखते हैं आगे, तो ये जब मूव करते हैं भाई, तो मोशन इनका कॉन्टिन्यूसली होता नहीं रहता है। एक्चुअल में क्या करता है, बीच रास्ते में कुछ आ जाता है भाई, बहुत भयानक सा, डर लगता है। वो क्या है सर? ऐसी भयानक से कौन सी चीज़ें आ गई आपकी लाइफ में? तो बेसिकली ये है सर, बोलोगे रेजिस्टेंस, जो भाई उसको चार्ज को जीने नहीं देता। मतलब इजीली जो चार्ज चाह रहा था कि भाई इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे चला जाऊं, वो नहीं जा पाता। वो क्या होता है बेसिकली, आपस में कोलाइड करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, भिड़ते रहते हैं। इसके अलावा भाई चलो आपस में लड़ने भिड़ने से बचे तो क्या हुआ आपका?
एटम बचा हुआ है जो बाउंड चार्ज बोल रहे थे, वो वहाँ भी टकरा रहा है भाई। तो इस कोलिजन की वजह से क्या होता है ना, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा पहले इसको ओम्स लॉ से। किससे स्टार्ट करूँगा? ओम्स लॉ से। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है उसको देखते हैं। चलो भाई, ओम्स लॉ यदि देखेंगे तो ओम्स लॉ को समझना है। देखो कोई भी आपके पास लाइक मान लो कंडक्टर है, कोई आपके पास क्या है? कंडक्टर। ये कंडक्टर हो गया। ठीक है, इस कंडक्टर में ये बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो कितना है सर? L है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? L है। और मैं कहूँ कि इसके क्रॉस जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ वो कितना है सर? V है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। ठीक है, और मान लो इसकी वजह से जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो I है। जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? I है। तो ओम्स लॉ में क्या बोला गया है सर? ओम्स लॉ में ये बोला गया कि जो V होता है और I होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन भाई कब? जब इसमें कोई फिजिकल चेंजेस ना हो, कोई फिजिकल चेंजेस ना हो, मतलब पार्टिकुलर उसका लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना, मतलब क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें यदि चेंज नहीं हो रही हैं तो उस केस में ये बोलोगे कि V प्रोपोर्शनल टू क्या है? I है। V प्रोपोर्शनल टू I का क्या मतलब है सर? I को इंक्रीज करने पे, I को इंक्रीज करने पर आपका जो करंट है ना, सॉरी I को इंक्रीज मतलब करंट इंक्रीज करने पे पोटेंशियल, या उल्टा बोल सकते हो कि पोटेंशियल इंक्रीज करने पे करंट की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ऐसे ही सेम बोल सकते हो कि करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, कब होगी भाई? जब पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। या आप ये बोल सकते हो कि V को डिक्रीज करने से करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये बात कही गई किसके द्वारा भाई? ओम के द्वारा। बेसिकली जब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है क्या? R। एक कांस्टेंट क्या होता है? R रहता है। इस R को हम क्या बोलते हैं भाई? इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस R को ही क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। यही एक फैक्टर है भाई जो क्या करता है, यही एक ऐसा फैक्टर है भाई जो क्या करता है बताओ? रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को जाने से रोकता है। तो ये वैल्यू जो बेसिकली देख रहे हो ना, इसको आप एज ए कांस्टेंट भी बोल सकते हो। मतलब V/I इज इक्वल टू जो R बोल रहे हो, इसको आप क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट बोल सकते हो। बट कब बोल सकते हो? तो भाई आपको याद रखना है जब कोई फिजिकल चेंजेस नहीं कर रहे हो। मतलब ये कह सकते हो कि L जो है क्रॉस सेक्शन एरिया A है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सभी के सभी, इसे कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इनको, ये सभी के सभी इवन क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा देन उस केस में V/I का जो रेशियो आएगा उस कंडक्टर के क्रॉस वो ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बात आई समझ में सर? कोई इशू? बोलो सर नो इशू। ठीक है, क्योंकि इतना डीपली इतना आराम से बता रहे हैं तो भाई आपको समझ आ ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हाथ चिल्लाएं खूब जोर जोर से, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। भाई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लो अच्छे से, वो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, हवा बनाओ मतलब सीखने के बाद बनना चाहिए, ऐसा दिखावे का नहीं बनना चाहिए भाई। ठीक है, हाँ तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर हम, जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये तो हमने देख लिया था भाई। तो यहाँ पर जो हमने ये बोला कि V/I का जो रेशियो है क्या है? कांस्टेंट है। V/I क्या है? कांस्टेंट। अभी इसको प्रूव करेंगे सर। यहाँ से R की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? वो उसको प्रूव करेंगे। तो नॉर्मली देखो मैं कहूँ कि यदि V को मैं समझूँ Y, V को मैं क्या समझ लूँ? Y, और I को मैं समझ लूँ X, I को मैं क्या समझ लूँ? X। तो यहाँ पर यदि मैं एक ग्राफ ड्रा करूँगा, ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करूँगा तो बेसिकली इसका ग्राफ जो होगा वो यहाँ से जाएगा और ये X है और X को मैंने बोला I, तो X एक्सिस पे मैं किससे दिखा दूँगा? I को, और यहाँ पर दिखा दूँगा Y एक्सिस पे V को। तो जो VI ग्राफ आता है वो आता है भाई स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है ना, मतलब VI यदि ग्राफ खींचते हो, ठीक है, तो वो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अरे हाँ या ना? समझ गया क्या बात? ठीक है, मतलब इधर V बोल रहे हो इधर I बोल रहे हो तो इनके बीच का ग्राफ हमेशा सेम है। ठीक, अब सोच के देखो भाई, मैं यहाँ से कहूँ कि चलो पार्टिकुलर किसी पोर्शन की ही बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई थीटा, ये क्या हो गया? थीटा। तो यदि मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूँ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ
वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ का यदि स्लोप निकालता हूँ तो नॉर्मली सोच के देखो क्या हो जाएगा। तो स्लोप को हम यम से भी दिखाते हैं, यम इज इक्वल टू बोल सकते हो tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यदि इस पर भी है तो ये भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आई, होगा कि नहीं होगा। तो आप बोल दोगे सर वी बाई आई, अरे वी बाई आई को ही क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस लिखा ऊपर। तो इसका मतलब जो इसका स्लोप है वी आई ग्राफ का, वो हमें क्या देगा सर, बोलो, रेजिस्टेंस। तो जिसका थीटा जितना ज़्यादा होगा, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे ही tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो थीटा बढ़ने से यम बढ़ेगा, और यम बढ़ने का मतलब है क्या बढ़ रहा होगा, आर। बोलो हाँ या ना। तो बेसिकली ये कह सकते हैं स्लोप को देखकर आप ये कंपेयर कर सकते हो कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है। बोलो आई बात समझ में क्या, मतलब ये सर कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक क्या है और ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर आई है। तो इसमें मैं दो ऐसे क्या कर रहा हूँ, कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ ले रहा हूँ। तो एक हो गया ए और एक क्या हो गया बी। तो ए वाला ग्राफ आई की तरफ से देखते हैं भाई, ये जो एंगल देखेंगे वो आई की तरफ से। तो यहाँ पर देखो θ1 और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा θ2। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर θ1 की जो वैल्यू है ना, θ1 की वैल्यू लेस है इन कंपेयर टू θ2। दिख रहा है कि नहीं, θ1 की वैल्यू θ2 से क्या है, लेस है। तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं सर कि जो tan θ1 की वैल्यू आएगी वो भी लेस आएगी किससे, tan θ2 से। tan θ1 की वैल्यू किससे लेस आएगी, tan θ2 से। तो tan θ1 को हम बोल देंगे क्या भाई, r1, और इसको क्या बोल देंगे, r2। या a है तो इसके लिए मैं a बोल देता हूँ, और θ2 किसके लिए था, b के लिए, तो मैं b बोलता। मतलब जस्ट ये देखोगे कि a का रेजिस्टेंस कम है और b का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। बोलो समझ गए क्या। नॉर्मली देखो यही ग्राफ आपको कंफ्यूज करने के लिए भी कभी कभी देता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए सेम ऐसे मैं ड्रा कर दूंगा, सेम ऐसे मैं ड्रा तो कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक काम ये बोल दे रहा हूँ कि थोड़ा ऑब्जर्व करो भाई। यहाँ मैं लिख दूँ भी और यहाँ लिख दूँ आई, और आपको एंगल दे देगा इधर से भड़काने के लिए कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ए एंड बी। तो आप देखोगे एंगल दिया है भाई, हाँ बहुत खुश हो जाओगे और तुरंत tan थीटा वाला फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस निकाल दो भाई। बहुत चालाक हो आप सब तो, लेकिन ये चालाकी थोड़ा सतर्कता से करनी है। चालाक हो ठीक है, फिर भी एग्जामिनर से चालाक नहीं हो सकते। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उनसे इतना चालाकी नहीं, तो चालाकी करो बट केयरफुली। तो आप देखो भी और आई, तो आई की तरफ से एंगल इधर से भले दिया हो लेकिन आप उधर से एंगल देखना, ठीक है। तो ये एंगल अभी मैं मान लेता हूँ कि अभी फिर इस साइड से θ1 है और ये θ2। अब क्या आभास हो रहा है सर आपको, अब आभास हो रहा होगा कि सर θ2 जो है ना, θ1 की वैल्यू देखो क्या है, अभी θ1 लेस हो गया किससे, θ2 से। मतलब लिखने का तरीका अभी वैसे ही है, θ1 लेस है θ2 से। लेकिन अब देखो tan θ1 फिर भी लेस होगा किससे, tan θ2 से। लेकिन इस बार θ1 किसके साथ है, इस बार θ1 किसके साथ है, b के साथ। तो इस बार रेजिस्टेंस ऑफ b जो होगा वो लेस होगा इन कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ a। तो a और b में आपको ये पता चल जाएगा कौन किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। बोलो समझ पाए कि नहीं, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप वी आई ग्राफ से समझ सकते हो कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। बोलो समझ में हो गई बात, क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो बेसिकली सर्किट की बात कर लेते हैं, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट ओम्स लॉ के बेसिस पे जो आपके पास कंडक्टर होता है वो, मतलब कंडक्टर बोलो या सर्किट बोलो, तो सर्किट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक को हम बोलते हैं क्या, ओमिक सर्किट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। तो ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट क्या है भाई, ये समझ लेते हैं, ठीक है। ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ नॉन ओमिक, नॉन ओमिक, ठीक है। ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। तो देखो ऐसे सर्किट की हमें बात करनी है जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, फॉलो ओम्स लॉ। ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें। जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे उसे हम बोलेंगे ओमिक सर्किट, और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, मतलब क्या कर सकते हो, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो न करें तो बेसिकली उस केस में हम क्या बोलेंगे भाई, वो जो सर्किट होगा वो क्या होगा, आपका नॉन ओमिक सर्किट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो सर ओम्स लॉ और नॉन, मतलब ओम्स लॉ फॉलो करना और नॉन ओम्स लॉ फॉलो न करने का क्या मतलब है, मतलब ये कि भी और आई का जो ग्राफ ड्रा करो वो ग्राफ हमेशा एक फिक्स रेजिस्टेंस दे, उसे हम बोलेंगे कि भाई वो फॉलो कर रहा है।
मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रह जाए, ये वैल्यू क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए, तो ये बोलेंगे हम क्या हो, वो भाई ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि मैं देख रहा हूँ कि अलग मतलब किसी सर्किट में ऐसा हो रहा है कि मैं जब आई की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, भी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस जो आ रहा है ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, वो जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, नॉन ओमिक सर्किट। यदि आप क्या करते हो, बेसिकली सर्किट डायग्राम भी बनाते हो, सर्किट डायग्राम नहीं वही वी आई ग्राम, तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि बेसिकली यहाँ पर क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोई कर्व लाइन मिल जाएगी, कोई भी कर्व लाइन, मतलब बस इतना समझ लो स्ट्रेट ना हो भाई, उसका जो भी माहौल हो वो अलग बात है, बट स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जब स्ट्रेट नहीं है तो बेसिकली ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें देखो ये चीज़ ले सकते हो आप, क्या लोगे सर, यहाँ पर जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं, यदि एग्जाम्पल की बात करोगे, जितने भी क्या हैं मेटेलिक कंडक्टर हैं, वो सभी के सभी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो मेटेलिक कंडक्टर हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, बोलो, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, बेसिकली बट पार्टिकुलर किसी टाइम तक ही, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली उनको रनिंग में लेते गए हो, वर्क में लेते गए हो तो आप सोचो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, टाइम बढ़ते समय क्या होगा, वो चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, क्यों होगा आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि एग्जाम्पल आपको समझना है कि हाँ इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है सर, तो इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है भाई क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लो। इसके अलावा यदि मैं बात करूं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, तो इन सब में जो सर्किट होता है बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इस सब में जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अब पीएन जंक्शन डायोड के बेसिस पे कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो सेमी कंडक्टर, क्या बोल सकते हो, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, बोलो सर क्लियर है क्या ये बात। तो इस तरीके से ओमिक और नॉन ओमिक को भी क्या करेंगे आप ध्यान में रखे रहेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। तो अब बोलोगे हाँ भाई, बोलना ही पड़ेगा भाई, इतना आराम से इतना अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अब क्या ही लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो वहाँ पर क्या मिलेगा भाई, हमने ये तो देख लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, ओम्स लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ओम्स लॉ में एक तो ग्राफ हो गया, ग्राफ के रिलेटेड से जस्ट आप ये बता सकते हो कि हाँ उसका रेजिस्टेंस कैसे है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम हो, ये बात होगी। लेकिन कभी कभी आपको ये भी पूछता कि हाँ ये बताओ कि जो ओम्स लॉ है वो कैसे आप ये कर सकते हो कि जो वी बाई आई की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट आएगी। तो थोड़ा सा इसको चेक करें क्या सर, तो बोलोगे हाँ, तो हम करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्या करेंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को चेक करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे है कि वी बाई आई का जो रेशियो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो भाई देखो कुछ करना नहीं, कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मली जैसे समझा रहा हूँ बस स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाओ, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कैसे समझोगे, देखो मुझे इसमें दो चीज़ चाहिए, एक तो करंट चाहिए सर और दूसरा चाहिए पोटेंशियल। एक करंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहाँ लगा सकते हो सर, तो पोटेंशियल लगा सकते हो किसी कंडक्टर के क्रॉस। तो चलो फिर बात करेंगे भाई, ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, एल है। फिर मैं बोलूँगा कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, भी क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, एल लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर सकते हो कि चलो करंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन तो कैसा होगा भाई, अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस केस में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि यदि मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वी डी है, तो उस केस में करंट इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, करंट इन द कंडक्टर। तो आप बोलोगे सर कंडक्टर में करंट, हाँ क्या पूछ दिए बच्चों वाला सवाल, अभी भी तो पढ़ा है सर, आई इज इक्वल टू क्या था, एन ई ए वी डी, क्या पढ़े सर, एन ई ए वी डी। ठीक है, फिर आल्सो हम लोग जानते थे, ठीक है, इसे कर सकते हो फर्स्ट, आल्सो वी नो दैट, क्या जानते हो सर, आल्सो वी नो दैट। अब इसमें क्या जान रहे हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें ये पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वी है वो कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वी है वो कितनी होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर्मल अभी देखा ना, एक्सेलरेशन इनटू क्या था भाई, टाइम, एक्सेलरेशन इनटू क्या था, टाइम। तो भूल भी जा रहे हो तो नॉर्मली विद इन द सेकेंड आप निकाल सकते हो, बट भाई याद रखो
याद रखो, ठीक है ना। तो जस्ट VD लेके चलते हैं। या आपके पास ये भी हो सकता था कि इसको यदि निगेटिव साइन, तो यदि यहाँ निगेटिव लगाएंगे तो हर जगह निगेटिव लगाना होगा, या तो केवल क्या लेकर चलो मैग्नीट्यूड। यदि आपको फील आ रहा है चलो सर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, क्योंकि VD और I का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, ठीक है। VD भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो I केस में आ जाएगा निगेटिव में, वो ठीक है। तो इसको भी लिखो तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, स्मॉल ई कैपिटल E डिवाइड बाई M इंटू क्या आया था सर, टाउ, इंटू क्या था, टाउ, ये हो गया टाउ। तो अब इन दोनों की वैल्यू को आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। आप बोलोगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में चलते हैं भाई, तो क्या पाएंगे हम, तो आप बोलोगे सर I की जो वैल्यू है ना, I की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, -NEA, और VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -E कैपिटल E डिवाइड बाई M इंटू कितना हो जाएगा, टाउ। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, प्लस। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE और E मिलके E स्क्वायर हो जाएगा, A कैपिटल E टाउ बाई क्या हो जाएगा सर, M, टाउ बाई क्या होगा, M। इसे कर दो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसे क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, देखो I तो मिल गया मुझे, अब क्या चाहिए, V। अब कहोगे सर V तो मुझे बताया नहीं थे, पागल क्या चाहिए तुम लोग, जब देखो ये बोलते रहते हो। यहाँ पर जब V है ये, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना दिखाएंगे, E, पोटेंशियल भी दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस है वो भी दिखाते हैं, ये इसका लेंथ L है, पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल। तो भाई इनमें रिलेशन क्या था, तो आपने कहा था सर E इज इक्वल टू क्या था, V बाई L। तो यहाँ से V इज इक्वल टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर, V इज इक्वल टू क्यों निकालोगे, हाँ मुझे तो चाहिए E, क्योंकि V चाहिए, ठीक है। लेकिन E की वैल्यू भी इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अपना क्या ही जाएगा सर, कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे कर दो इक्वेशन 4। अब लिखो सब्स्टिट्यूटिंग E फ्रॉम फोर्थ इंटू इक्वेशन इसमें सर थर्ड। फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको मिल जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A, और E के प्लेस पे क्या रखना है सर, V बाई L इंटू क्या है, टाउ डिवाइड बाई कितना है सर, M। तो फिर इसको सॉल्व करो, तो L कहाँ आ जाएगा, M के साथ, तो NE स्क्वायर A V टाउ बाई कितना होगा, M इंटू L। होगा कि नहीं होगा, बोलो कि नहीं। अब इस केस में आप ये बोलोगे सर कि एक्चुअल में मुझे V बाई I चाहिए, तो V बाई I निकालोगे जब, तो क्या हो जाएगा, मतलब V छोड़ो I इधर, तो ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा ML डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ। तो A को मैं बाहर निकालता हूँ फिर, तो V बाई I इज इक्वल टू M बाई, ऐसे लिखो NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। अब इसको थोड़ा भाई गौर से देखो, इसको गौर से देखो क्या मिलेगा आपको, इसमें ये देखने मिलेगा कि M क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द यूनिट वैल्यू। तो भाई अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होगा, लेकिन क्या करना, कंडक्टर के लिए फिक्स तो होगा ना, तो फिक्स हो जाएगा। E क्या है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, और टाउ की वैल्यू हर एक कंडक्टर के लिए क्या होगी, फिक्स होगी। रिलैक्सेशन टाइम वो भी फिक्स है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, ये सब वैरी कर सकती है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वैरी करेगा, इसकी वजह से वेरिएशन दिखने को मिलेगा। तो मैंने कहा था हमेशा नहीं होगा, पार्टिकुलर कब होगा, जब वहाँ पर फिजिकल चेंजेस को आप रोक के रखोगे। फिजिकल चेंजेस में एक चीज़ और दिख रहा है मुझे, L और A, लेंथ बढ़ाएंगे तब भी दिक्कत, एरिया घटाएंगे बढ़ाएंगे तब भी दिक्कत। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है भाई। तो ऑब्जर्व करना कि L और A चेंज करेंगे तभी प्रॉब्लम है, टाउ भी चेंज हो सकता है, N भी चेंज हो सकता है। कैसे, तो डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, और दूसरे हिसाब से टाउ की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या है, आपको पता टाइम था टू कोलिजन के बीच का। तो यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो कोलिजन का रेट जो होगा किसी में पहले होने लगेगा, किसी में बाद में होने लगेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसकी वैल्यू भी चेंज होने लगेगी। तो नॉर्मली इस केस में आपको ये फील हो रहा होगा कि सर हाँ, V बाई जो I की वैल्यू है अभी के लिए आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से सर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये निकाल लिया कि हाँ जो V बाई I है वो कांस्टेंट है। और यहाँ से आप बोल सकते हो सर R इज इक्वल टू कितना होगा, M अपान NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। बोलो, तो एक फार्मूला भी हो जाएगा किसके लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए, इसके लिए सर रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस का एक तो आप इसके बेसिस पे बोल सकते हो सर R इज इक्वल टू V बाई I होता है, बट ये भी फार्मूला याद रखोगे कि रेजिस्टेंस किसके फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। चीज़ें क्लियर हैं क्या, बोलो जल्दी।
मेरे ख्याल से तो क्लियर होंगी भाई, यहाँ तक कोई डाउट जैसा आपको नहीं लगना चाहिए, डाउट जैसा नहीं लगना चाहिए। बोलो क्लियर है तो आगे बढ़े, क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलेंगे आगे। जब आगे चलेंगे तो देखो क्या होगा, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद इस नेक्स्ट डे बात करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है भाई मुझे आगे बढ़ने का मतलब क्लास भी जाना है। लेकिन तो फिलहाल मैं कहूँ यहाँ पर तो आप ये देख पा रहे हो कि सर R इक्वल टू कितना था, मतलब R इक्वल टू हमने देखा क्या था, m/n² टाउ L/a। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं भाई ये तो हो गया रेजिस्टेंस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब R कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप पढ़े होगे यल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके क्रॉस सेक्शन एरिया की। दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर मिल जाता है आपको L/a, ये भी पढ़े थे आप। तो जस्ट यहाँ पर इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो R की वैल्यू जब यहाँ से हटाते तो पढ़े थे सिग्मा, 10th की बात है भाई, 12th में पढ़ चुके ऐसी बात नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। बट इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर m/n² टाउ, ये क्या हो जाएगा रो की वैल्यू। और ये क्या है सर, ये है रजिस्टिविटी सर, ये क्या है रजिस्टिविटी, ठीक है। जो आप पढ़े थे कांस्टेंट होती है, बट ये कांस्टेंट नहीं होते भाई, भूल जाना। ये डिपेंड कर रहा है यन और टाउ पे। तो किसी केस में यदि ऐसा हुआ कि यन की वैल्यू इंक्रीज करी, कंडक्टर चेंज करेंगे यन चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टाउ की वैल्यू क्या करेगी, सॉरी रो की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यन बढ़ेगा तो रो घटेगा, और रो घटेगा तो भाई आर भी क्या होगा, घटेगा। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ। यदि यन की वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल वैल्यू लिख सकते हो, यन घटेगा ये बढ़ेगा ये भी बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे टाउ की, तो टाउ की वैल्यू यदि आपको फील है बढ़ जाए, टाउ की वैल्यू भी क्या होगा बढ़ जाए, तो उस केस में फिर क्या होगा, रो की वैल्यू घट जाएगी और आर की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी। बोलो ठीक है। तो ये तो भाई मटेरियल पे डिपेंड करा, ये मटेरियल पे बेसिकली ज़्यादातर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं टाउ, तो टाउ डिपेंड करता है मैक्सिमम टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भाई डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग यदि समझेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, मेटल में यदि मैं बात करूँ, किस में बात करूँ, मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर लाइक टी जो है इंक्रीज करेंगे, तो इस केस में जो टाउ की वैल्यू है ना, कोलिजन जल्दी होने लगेगा, इसकी वजह से टाउ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जब टाउ डिक्रीज करेगा तो इस केस में क्या होगा सर, आप बोलोगे सर रो, बोलो इंक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए आर भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसमें चेंजिंग कैसे होता है, तो वो लिख लो भाई, रो इज इक्वल टू रो नॉट इनटू लिख देना 1 + अल्फा, ठीक है, T2 - T1 बोल के, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिख दो कि पहले T1 पे कितना था, फिर T2 पे कितना हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। तो ये मिल जाता है मेटल में। सेमीकंडक्टर में बात करोगे तो सर क्या होगा, यदि मैं बात करूँ सर सेमीकंडक्टर में, तो देखो ये याद कर लो, बाकी इसमें उल्टा, बाकी सब में इसका रेसिप्रोकल ही लिखना, आप सोचना है बस, कुछ नहीं सोचेंगे। सेमीकंडक्टर में यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वहाँ पर यन बढ़ जाता है, वहाँ पर क्या होता है, एन बढ़ने लगता है। अब यन बढ़ने लगता है तो रो क्या होगा, घटने लगेगा, इसकी वजह से वहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। बोलो हाँ या ना। तो टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की भी फॉर्मेट में ये फार्मूला लिख सकते हो यहाँ पर आर और आर नट करके, ठीक है। बट यहाँ पर समझो सेमीकंडक्टर में भाई उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जो आउटर में नीचे इलेक्ट्रॉन में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर में होते हैं, मतलब आउटर ऑर्बिट में होते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे निकलने लगते हैं, निकलने लगेंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, रजिस्टिविटी घटेगी, और रजिस्टिविटी घटेगी तो बढ़ेगी तो घटेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा दिख रहा है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ऐसा ही भाई इलेक्ट्रोलाइट में भी होता है, किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट में। यदि मैं बात करूँ किस में, इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐसा देखने मिलता है कि इलेक्ट्रोलाइट में यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, इलेक्ट्रोलाइट में यदि क्या करूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, तो वहाँ पर देखो क्या होगा, वहाँ पर होते हैं आयंस,
वहाँ पे क्या होते हैं आयंस। तो आयंस में तो कोलिजन होगा भाई, ठीक है, आयंस में क्या करेंगे कोलिजन करेंगे वहाँ पर। तो बेसिकली टेम्परेचर उस केस में बढ़ाने पे देखो आयंस तो बढ़ने वाले नहीं, आयंस तो नहीं बढ़ने वाले, लेकिन जो कंसंट्रेशन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी। और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा सर, वो ऐसा होगा, मतलब ऐसे समझो ना, दूसरे तरीके से कैसे समझाएं, टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हो, जस्ट सोचो कि टेम्परेचर उसके, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो आयनिक सोल्यूशन मतलब बेसिकली बोल सकते हो कि आयनिक सोल्यूशन रहता है, तो उसको जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो नंबर डेंसिटी पर यूनिट वैल्यूम में है वो घटेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूर जाएंगे, तो यन की वैल्यू क्या होने लगेगी सर, बोलो बढ़ेगी घटेगी, वॉल्यूम उतना ही है, चार्ज उतना ही रहेगा, तो यन भी बोल सकते हो उतना ही रहेगा। तो इसमें देखो दो फैक्टर, मतलब मेरे ख्याल से मतलब बेसिकली ये होता है कि दोनों फैक्टर आप यूज़ करोगे, यन भी यूज़ करोगे टाउ भी यूज़ करोगे। तो फाइनली ये चीज़ ऑब्जर्व करने में मिलता है कि जो टाउ की वैल्यू है वहाँ पर क्या होती है डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करेगी आप सोच के देखो, क्या मैं बोल रहा हूँ, टाउ की वैल्यू क्या करती है बोलो, डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है, ठीक है ना। टाउ की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी। जब टाउ की वैल्यू इंक्रीज करती है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रजिस्टिविटी है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा सर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। टाउ इंक्रीज करेगा, रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा डिक्रीज। तो ये दो ऐसे हैं जो नॉन ओमिक सर्किट हैं, और आपका मीटर है कि स्पेसिफिक कंडीशन तक क्या करता है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। कितना टाइम हुआ भाई, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और में क्या है कि यदि हम बात करें यहाँ पर आर तो निकाल लिया हमने, अब यहाँ पर एक वर्ड है जिसका नाम है क्या रेजिस्टेंस पढ़ ली, रेजिस्टिविटी पढ़ ली। तो एक होता है भाई कंडक्टिविटी, एक होता है क्या कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है सर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होता है बेसिकली ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1 अपान रो की वैल्यू कितनी थी यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एन ई स्क्वायर टाउ बाई क्या हो जाएगा एम। ये हो जाएगा आपका क्या बोलो कंडक्टिविटी। और ऐसे ही होता है कंडक्टेंस, ये क्या होता है कंडक्टेंस। तो जहाँ पर पीछे वाले की वैल्यू आप देख लो टेंस लगा है तो रेजिस्टेंस, टीवीटी लगा है तो रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टेंस क्या होगा जो ये होगा भाई रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब ये रेसिप्रोकल होता है किसका रेजिस्टेंस का। जी इज इक्वल टू 1/r ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आज के सेशन का देख लेते हैं, उसको करके फिर हम लोग क्या करेंगे आज की चीज़ों को यहीं तक स्किप करके चलेंगे आगे, ठीक है। तो क्या है भाई वो है रिलेशन बिटवीन आप बोल सकते हो क्या करंट डेंसिटी एंड क्या है भाई करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें करंट डेंसिटी तो J इज इक्वल टू कितना होता है सर, तो J इज इक्वल टू आप बोलोगे होता है कितना बोलो NEVD, इसे कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा जो हमने कंडक्टिव क्या पढ़ा ये पढ़ लिया जस्ट रेजिस्टिविटी, इसमें भी आप क्या करो VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। आल्सो वी न्यू दैट, ऐसे बोलो आल्सो वी नो दैट, क्या जान रहे हो भाई कि जो VD की वैल्यू हमने लिखा था वो कितनी थी सर, तो वो वैल्यू थी स्मॉल ई कैपिटल E डिवाइड बाई कितना था M इंटू क्या था सर टाउ। सो J कितना हो जाएगा सर उस टर्म के हिसाब से, तो J इज इक्वल टू हो जाएगा कितना NE इंटू E कैपिटल E टाउ डिवाइड बाई M। तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाई M इंटू कितना हो जाएगा E, ठीक है। इसे कर दो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब कहेंगे ना हो, अब देखो किसकी बात करनी थी भाई, ये तो करंट डेंसिटी हो गया। अब कंडक्टिविटी कितना होता है
तो कंडक्टिविटी निकालो। तो कंडक्टिविटी की यदि बात करोगे तो बेसिकली कंडक्टिविटी हमने पढ़ा अभी, सिग्मा इज इक्वल टू कितना था सर, बोलो, n² टाउ बाई क्या था, m। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। ठीक है, तो भाई इन दोनों को चिपका दो इसमें। जब इसमें चिपकाएंगे तो क्या होगा, ये j इज इक्वल टू इस पूरे n² टाउ बाई m के प्लेस पे क्या रख देंगे, सिग्मा। तो j इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, j इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इस पूरे प्लेस पे हो जाएगा सिग्मा। तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, e। ठीक है, j इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है सर। वेयर आप लिख दो, फिर से लिखना है तो वेयर सिग्मा इज इक्वल टू कितना है सर, तो आप बोलोगे n² टाउ भाई क्या हो जाएगा, m। ये किसकी वैल्यू हो गई, बोलो, ये वैल्यू हो गई भाई, या रिलेशन हो गया कह सकते हो, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नो इशू, यहाँ तक आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, बट समझ गए होगे, मतलब बेसिकली तैयार करोगे, चीज़ें धीरे धीरे समझाएंगे आपको, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा। तो बेसिकली आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिए, और भाई स्किप नहीं करना है आपको, स्किप करना ही नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए। थोड़ा सा मेरी स्पीड स्लो लगी तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन पढ़िए जरूर, टोटली पढ़े। बहुत ज़्यादा स्पीड करेंगे तभी आपके माइंड में कुछ क्लिक नहीं करेगा, इसलिए आप सोचो 1.5 पे, मैंने कल बोला था थोड़ा बहुत कि आप स्पीड में पढ़ना चाह रहे हो, बट देखो वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, फिर गायब हो जाएगा, इसलिए आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, जस्ट तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। मैंने कहा था कि भाई इसको 2 दिन में, हमने आपको सिलेबस जस्ट पोस्ट किया, उसको देख लो कि कैसे कैसे रूटीन। तो इसको मैंने 2 पार्ट में किया था, तो फर्स्ट हाफ इधर हो गया, सेकंड हाफ नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जहाँ पर हम लोग EMF की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, ठीक है ना, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। रजिस्टर तो हमें इसके आगे पढ़ना नहीं है कि हम सोचे कि हाँ कार्बन रजिस्टर, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो नॉर्मली जो चीज़ें बची हुई हाफ पोर्शन की, उसको हम लोग क्या करेंगे, आपके बीच कर लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।